हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 को डिस्कस करेंगे, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट केसेस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें तो ये जनरल इन नेचर है, वेयर एज जो अदर आर्टिकल्स हैं लाइक 15, 16 वो स्पेसिफिक इन नेचर हैं। तो अदर आर्टिकल में एक स्पेसिफिक राइट्स के बारे में बात करी गई है, वेयर एज आर्टिकल 14 एक जनरल सेंस में बात करती है, जो राइट है इक्वालिटी की जो राइट है उसके जनरल सेंस में बात करती है। तो आइए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली क्या लिखा है। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि स्टेट रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ ऑफ प्लेस के आधार पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। स्टेट के नज़र में सभी इक्वल हैं और सभी को एक इक्वल ट्रीटमेंट देनी चाहिए। ये बात करता है राइट टू इक्वालिटी। स्टेट के नज़र में अमीर, गरीब, लोअर या हायर कास्ट या क्लास के बीच में कोई भी भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर भी है, जिसे आप अंडर आर्टिकल 368 के तहत भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, अमेंड नहीं कर सकते हैं। अपने हम इस वीडियो में प्रोफेसर डाइसी और जेनिंग्स की, तो उन्होंने क्या कहा है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो प्रोफेसर डाइसी जो कि इंग्लैंड के बहुत ही वेल नोन जूरिस्ट थे, उन्होंने अपने एक बुक लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करी है, जिसमें उन्होंने 3 प्रिंसिपल दिया था, जिसमें से हम 2 प्रिंसिपल को अपने भारतीय लीगल सिस्टम में ऑप्ट किया है। तो आइए देखते हैं रूल ऑफ लॉ क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कहता है रूल ऑफ लॉ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो रूल ऑफ लॉ है वो प्रोफेसर डाइसी से पहले जो ज्यूरिस्ट एडवर्ड कोक थे उन्होंने ओरिजिनेट करा था, और सेम चीज़ को प्रोफेसर डाइसी ने अपने बुक में और फर्दर उसमें डिटेल्स ऐड ऑन करके सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लॉ इज़ सुप्रीम एंड सब कुछ लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए और लॉ के ऊपर कोई नहीं है। चाहे उनकी पोजीशन कुछ भी हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हो, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री हो, या फिर अगर कोई जनरल इंसान हो जो जनरल पब्लिक की बात करें। और सेकंड प्रिंसिपल जो एविडाइसी ने दिया था, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसमें एविडाइसी ने बताया था कि लॉ की नज़र में सब एक समान है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है, एवरीवन इज़ इक्वल इन आइज ऑफ लॉ, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस। तो बेसिकली इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब ये है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होती है वो नहीं करना चाहिए कि किसी भी पर्सन के बीच में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस, देयर क्लास। और अगर हम डॉक्टर जेनिंग्स की बात करें तो उन्होंने इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब बताया था इक्वालिटी एमंग इक्वल्स। द लॉ शुड बी इक्वल फॉर ऑल एंड शुड बी इक्वली एडमिनिस्टर्ड एंड लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। मतलब सेम सर्कमस्टांसेस वाले पर्सन पे सेम लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए और जो समान है उसको समानता ट्रीट करना चाहिए। लॉ सबके लिए समान होना चाहिए और समानता एडमिनिस्ट्रेट भी होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी को सू कर सकते हैं तो आपको भी कोई सू कर सके, ऐसा लॉ होना चाहिए। तो डॉक्टर जेनिंग्स के हिसाब से द लॉ शुड बी इक्वल फॉर ऑल एंड शुड बी इक्वली एडमिनिस्ट्रेड एंड लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। अगर हम एक एग्जांपल लें, सपोज़ 2 पर्सन हैं, एक हैंडीकैप है और एक नॉर्मल इंसान है, फिट इंसान है। तो क्या जो लॉ हैंडीकैप पर्सन के लिए एप्लीकेबल है, सेम लॉ एक नॉर्मल पर्सन के लिए एप्लीकेबल किया जा सकता है? या फिर जो नॉर्मल पर्सन है उसके लिए जो लॉज बने हैं सेम लॉ हम हैंडीकैप पर्सन के लिए एप्लीकेबल कर दें, तो क्या ये सही रहेगा? तो इसी की बात करी गई है कि जो पर्सन इक्वल है, जिनके सर्कमस्टांसेस इक्वल हैं, उन पे सेम लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए, लेकिन जो अनइक्वल हैं उनके लिए अलग लॉ होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 14 में जो 2 एक्सप्रेशन दिए गए हैं उसको अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि ऑलमोस्ट सारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑप्ट किया गया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, जिसमें किसी पर्सन को एक स्पेशल ट्रीटमेंट देने से प्रोहिबिट करा जा रहा है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है सभी पर्सन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उनका कास्ट क्या है, उनका बर्थ प्लेस क्या है, रिलीजन क्या है, जेंडर क्या है। वहीं अगर हम दूसरे एक्सप्रेशन की बात करें, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात करें,
तो ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब है एमंग इक्वल्स लॉ शुड बी इक्वल, और समानता उसको लागू भी करवाना चाहिए। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में एक इक्वल ट्रीटमेंट देने की बात करी गई है इन इक्वल सर्कमस्टांसेस एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ, प्रिविलेज के केस में भी या फिर जो हम लाइबिलिटी इम्पोज करते हैं उस केस में भी। तो इससे बात पता चलती है कि जो भी पर्सन है इंडिया में जो रह रहा है उसको हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए बाय लॉज, लॉ की इक्वल प्रोटेक्शन भी देनी चाहिए। बट इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं कि सेम लॉ सब पर एप्लीकेबल हो। तो इसमें कहा गया है कि आप जो इक्वल्स हैं उनको सेम लॉ से गवर्न करिए। जैसा कि सभी एक समान नहीं होते हैं, कुछ की सर्कमस्टांसेस अलग होती हैं, तो इस केस में सेम लॉ सब पर अप्लाई करना ये एक तरह की इनइक्वालिटी और इनजस्टिस माना जाएगा। तो जैसा पहले हमने एग्जांपल लिया था, एक नॉर्मल पर्सन और एक हैंडीकैप पर्सन पे सेम लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर जो लॉ एक नॉर्मल पर्सन पे एप्लीकेबल है, सेम लॉ हम एक एब नॉर्मल हैंडीकैप पर्सन पर अप्लाई कर दें, तो इस केस में इनजस्टिस नहीं होगा जो हैंडीकैप पर्सन है उसके लिए। डेफिनेटली एक इनजस्टिस होगा अगर हम सेम लॉ हैंडीकैप पर्सन पे भी अप्लाई कर रहे हैं। तो इस चीज़ का आप असर देख भी सकते हैं, जैसे काफ़ी एग्ज़ाम्स में जो हैंडीकैप पर्सन है उनको ज़्यादा टाइम दिया जाता है एग्ज़ाम कंप्लीट करने में। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर भी अलग होता है हैंडीकैप पर्सन के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो प्रोविजंस हैं, या फिर आप जो कह सकते हैं कि ऐसी फैसिलिटीज़ है ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसके वजह से ये फैसिलिटीज़ उनको दी जाती है फॉर सोशल वेलफेयर आप कह सकते हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हैं इसका मतलब कि अगर दो पर्सन के सर्कमस्टांसेस सेम है तो उन पर सेम लॉ एप्लीकेबल होगा, बट अगर उनकी सर्कमस्टांसेस सेम नहीं है तो एक ही लॉ दोनों पर एप्लीकेबल नहीं होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में क्लास लेजिस्लेशन को प्रोहिबिट करा गया है, बट क्लासिफिकेशन को नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर स्टेट किसी पर्टिकुलर क्लास या ग्रुप को कुछ सुविधा देने के लिए अगर कोई लॉ ला रही है फॉर द सोशल वेलफेयर या फिर बेटरमेंट के लिए, तो उस केस में स्टेट कोई लॉ ला सकती है या कोई ऐसे प्रोविजंस ला सकती है उस पर्टिकुलर ग्रुप या क्लास ऑफ पर्सन्स के लिए। तो अब इस केस में ये है कि अब क्लासिफिकेशन अगर करी जाए तो कैसे करी जाए। क्या स्टेट अपने मनमाना तरीके से कोई क्लासिफिकेशन करके अपने हिसाब से लॉ बना दे रही है लोगों के लिए? तो क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशनल है या वैलिड है या नहीं है, इस चीज़ को देखने के लिए दो टेस्ट दिया गया है, जिस पे अगर खरी उतरती है क्लासिफिकेशन तो उस केस में जो भी एक्शन लिया गया है स्टेट के द्वारा वो वैलिड होगा और कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, अदरवाइज़ वो अनलॉफुल होगा और अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो फर्स्ट टेस्ट है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और जो सेकंड टेस्ट है वो रैशनल नेक्सस है। अब इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब क्या होता है? तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब है कि जो आपने डिफ्रेंशिएट करा है, जो आपने क्लास क्रिएट करी है, क्या वो कैपेबल है बीइंग डिफ्रेंशिएट। मतलब आपने जो दो ग्रुप में क्लासिफिकेशन करा है, तो क्या उस ग्रुप को आप दूसरे ग्रुप से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? इन केस अगर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो वो क्लासिफिकेशन वैलिड है। मतलब जो आपने क्लासिफिकेशन करी है वो एक नॉर्मल इंसान को साफ साफ पता चले कि हाँ यहाँ पे कौन से डिफरेंसेस हैं जिस वजह से ये दो अलग क्लास बनाया गया है। वहीं अगर हम रैशनल नेक्सस का मतलब जाने, नेक्सस का मतलब होता है कनेक्शन या लिंक। तो इस केस में हम ये देखते हैं कि जो आपने क्लासिफिकेशन का बेस लिया है, बेसिस लिया है, और जो उस एक्ट का ऑब्जेक्ट है, उन दोनों में कोई लॉजिकल रिलेशन या कनेक्शन है कि नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव में और बेसिस में कनेक्शन है तो उस केस में जो आपने एक्ट, जो स्टेट ने एक्ट बनाया है या एक्शन लिया है वो लॉफुल होगा और वैलिड होगा। तो चलिए हम कुछ केसेस को भी डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं क्या केसेस में जजमेंट दिया गया है कोर्ट के द्वारा। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो भी क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन करी गई है वो स्टेट के द्वारा, वो आर्बिट्रेरी इन नेचर नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि ठीक है क्लासिफिकेशन आपने करी, आपने दो टेस्ट में भी आप पास हो गए कि चलिए क्लासिफिकेशन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है और रैशनल नेक्सस है, वो दोनों टेस्ट भी आपने पास कर लिए इस क्लासिफिकेशन में। बट क्या ये जो क्लासिफिकेशन है वो आर्बिट्रेरी है?
गवर्नमेंट ने अपने मनमाना तरीके से, स्टेट ने अपने मनमाना तरीके से उस क्लासिफिकेशन को क्रिएट करा और लॉ बना दिया। तो यहाँ पे नेचुरल जस्टिस और आर्बिट्रेरीनेस को देखा जाएगा और ऑब्ज़र्व करा जाएगा। अगर अगर कोई आर्बिट्रेरीनेस है तो उस केस में जो एक्ट बनाया गया है स्टेट के द्वारा वो अनलॉफुल होगा। तो आइए कुछ केस लॉज को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट केस हमने लिया है यहाँ पे स्टेफेंस कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इस केस में एक कॉलेज ने अपना क्रिश्चियन कॉलेज ने अपने क्रिश्चियन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा कुछ एडवांटेज दिया था, प्रिविलेज दिया था। तो इस केस में ये चैलेंज किया गया था कि ये राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है। बट इसमें कोर्ट ने कहा था कि द स्टेट शुड इंश्योर equal protection of laws by bringing necessary social and economical changes so that everyone enjoy equal protection of laws and nobody is denied from such protections। मतलब इसमें जो ये कहा गया कि अगर कोई कॉलेज अगर ऐसा कर रहा है किसी स्पेशल या स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई इनइक्वालिटी नहीं है अगर वो उस कम्युनिटी के लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस या फिर स्पेशल प्रिविलेज दिया जा रहा है, तो ताकि एक सोशल या फिर इकोनॉमिकल चेंज लाया जा सके कि जो लोग, जितने भी लोग हैं, सारे पर्सन एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को एंजॉय कर सकें और कुछ जो और कोई भी इससे वंचित ना रहे। तो इस केस में ये कहा गया था कि जो भी कॉलेज है अगर उसने क्रिश्चियन स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिया है तो इस केस में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। और एक बहुत ही फेमस केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आर्टिकल 14 स्ट्राइक्स एट द आर्बिट्रेरीनेस इन द स्टेट एक्शंस एंड इंश्योर ऑफ फेयरनेस एंड इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। तो इस केस में ये हुआ था कि जो मेनका गांधी है उनका पासपोर्ट जब्त कर दिया गया था और इस केस में उन्होंने चैलेंज करा था आर्टिकल 14, 19 और आर्टिकल 21 के तहत, और काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट इसको माना जाता है एक्चुअली। तो इसमें यही बताया गया था कि कोई अगर स्टेट का एक्शन है या फिर कोई भी एक्ट है जो कि आर्बिट्रेरी इन नेचर है, तो इस केस में ऐसा एक्शन और एक्ट वो अनलॉफुल होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। अगर हम अदर केस की बात करें, अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब, इसमें ये कहा गया था कि एक्चुअली केस ये था कि कोई पर्सन था, उन्होंने एग्ज़ाम दिया तो अपने एग्ज़ाम में वो क्वालिफाई हो गए, बट जो उनका ओरल एग्ज़ाम था उसमें उन्होंने अच्छा किया था, बट ऑल दो क्वेश्चंस ऐसे पूछे नहीं गए थे जो कि एग्ज़ाम से या फिर सिलेबस से रिलेटेड हो। उनके पर्सनल क्वेश्चन पे उनको मार्क्स दिया गया था और उसमें वो जो वाइबा वाला एग्ज़ाम था उसमें वो फेल हो गए थे। तो इस केस में ये उन्होंने चैलेंज करा था कि उनका जो फंडामेंटल राइट्स है वो ब्रीच किया गया है। तो कोर्ट ने भी इस केस में ये जजमेंट दिया था कि जो ऐसी सिलेक्शन है, सिस्टम ऑफ सिलेक्शन है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इनवैलिड है, क्योंकि आर्बिट्रेरी इन नेचर है और अनरीजनेबल ऐसा सिस्टम ऑफ सिलेक्शन। तो एक हम लास्ट केस को डिस्कस करते हैं, जो सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको हम ट्रिपल तलाक केस भी कहते हैं। इसमें ये कहा गया था कि जो तलाक देने की प्रक्रिया है, जो कि जैसे मेल पर्सन ही 3 बार तलाक कहते हैं और तलाक हो जाता है, तो इस केस में ये देखा गया कि एक जेंडर इनइक्वलिटी है इसमें, और ये बहुत ही आर्बिट्ररी इन नेचर है, क्योंकि जो मेल पर्सन होते हैं उनको ये राइट दिया गया है। तो इसके वजह से जो आर्टिकल 14 उसके अगेंस्ट ये प्रैक्टिस है और ऐसा प्रैक्टिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल नेचर है। तो आइए आर्टिकल 14 की कुछ बेसिक या फिर इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उसको एक समराइज वे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्टिकल 14 गारंटीज टू एवरी पर्सन 2 राइट्स देते हैं, राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। यहाँ पे हम पर्सन की बात करते हैं तो पर्सन इंक्लूड्स सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर अदर देन सिटीजन ऑफ इंडिया, इवन आर्टिफिशियल पर्सन लाइक कॉरपोरेशन हो गया या कंपनी हो गया या फिर कोई जूरिस्ट पर्सन हो गया, उसको हम बोलेंगे पर्सन। यहाँ पे मतलब इंक्लूड किया जाता है इतने लोगों को। तो आर्टिकल 14 का मतलब ये है कि स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी किसी के रिलीजन या फिर कास्ट या फिर सेक्स या बर्थ ऑफ प्लेस को लेके, और जो स्टेट है शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इन इंडिया इक्वालिटी बिफोर द लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। और आर्टिकल 14 वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास लेजिस्लेशन को प्रोहिबिट करती है, ना कि क्लासिफिकेशन को। जो राइट टू इक्वालिटी है वो एक बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी माना जाता है, जिसको आप अंडर आर्टिकल 368 में भी अमेंड नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली आर्टिकल 14
prohibit the state from denying person or class of person equal treatment provided they are equal and similarly situated। मतलब आर्टिकल 40 स्टेट को प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पर्सन या क्लास ऑफ पर्सनस के बीच में, अगर उनके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो सेम है, उस केस में स्टेट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। जो इक्वल्स हैं उनको सेम लॉ के द्वारा गवर्न करना चाहिए, और जितने भी पर्सन हैं अगर वो अनइक्वल है तो उस केस में सेम लॉ उन पे एप्लीकेबल अगर हो रहा है तो ये जो है इनकंसिस्टेंट माना जाएगा प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी से। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये नहीं होता कि प्रोटेक्शन ऑफ सेम लॉ फॉर ऑल। एंड आर्टिकल 14 प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन नॉट क्लासिफिकेशन इफ सच क्लासिफिकेशन इज लीगल एंड रीजनेबल। अगर जो क्लासिफिकेशन रीजनेबल है और अगर लीगल है तो इस केस में ऐसे डिस्क्रिमिनेशन करी जा सकती है जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन भी कैसे होना चाहिए, जैसे कि आप कोई एकेडमिक बेसिस होना चाहिए, मे बी आपके सर्कमस्टांसेस अलग हैं, कुछ जियोग्राफिकल बेसिस पे भी क्लासीफाई आप कर सकते हैं। और इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि एक सिंगल पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन भी क्लास की तरह ट्रीट किया जा सकता है अगर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस या रीजंस उस इंडिविजुअल पर्सन पे एप्लीकेबल होते हैं तो। और वैसे जो सर्कमस्टांसेस है वो अदर्स पे अगर एप्लीकेबल नहीं है तो इस केस में जो इंडिविजुअल पर्सन है वो एज अ क्लास ट्रीट किया जाएगा। और अगर ऐसा कोई लॉ उस सिंगल पर्सन के लिए बनाया जा रहा है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लोगों को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स और जिनको लॉ में इंटरेस्ट है उनको शेयर करिए। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।